हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज साउंड। अगर आप सीईटी का पढ़ाई कर रहे हो तो आप एकदम सही चैनल पे आए हो, सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज बना रहे हैं। बेसिकली जो जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके पहले अपन कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिससे क्या हो सके अपन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर पाए। तो आज अपन ने मैंने पीपीटी वगैरह नहीं बना पाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑफलाइन लेक्चर है। नीट और सीईटी दोनों के क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑफलाइन लेक्चर्स में, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं पीपीटी बना पाऊँ। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कंटेंट अपने दिमाग में, बेशक आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो लेट्स बिगिन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड के कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं साउंड का स्पीड कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि एयर में होता है, नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है स्पीड ऑफ साउंड, और फिर उसके बाद होता है गैसेस में। सबसे कम स्पीड होता है गैसेस में। और अगर हम वैक्यूम का बात करें, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड होता है 0। साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वैक्यूम। तो यहां से ही एक और बात आता है, साउंड कैसा वेव है। साउंड इज मैकेनिकल वेव। साउंड इज मैकेनिकल वेव। कैसा वेव है? साउंड मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? ऐसा वेव जिसको मीडियम का जरूरत है ट्रेवल होने के लिए, जिसको मीडियम का जरूरत है। दो टाइप का वेव है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। जैसे सनलाइट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किसका एग्जांपल है? नॉन मैकेनिकल। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल में भी साउंड कैसा वेव है? साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव। साउंड कैसा वेव है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। वेव का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। वैसी वेव जिनको मीडियम का जरूरत है हम उनको कैटेगराइज करते हैं मैकेनिकल के अंदर। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर, कि वाइब्रेशन किस तरीके से हो रहा है। अगर वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव है तो हम उसको लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, और परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, साउंड कैसा वेव है। अपने को ये दिमाग में रखना है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, बराबर। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किधर होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। स्पीड ऑफ साउंड इज 0 इन वैक्यूम। आगे बात करते हैं इसी के अंदर साउंड का फॉर्मूला क्या है साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने का। तो गैसेस के लिए साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दूसरे स्लाइड पे आते हैं अपन, कि जो न्यूटन ने बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये सब बातें जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साउंड ट्रेवल आइसोथर्मली। साउंड ट्रेवल आइसोथर्मली। साउंड ट्रेवल आइसोथर्मली। न्यूटन को लगा साउंड कैसा ट्रेवल करता है? आइसोथर्मली। और अकॉर्डिंग टू लेप्लास, अकॉर्डिंग टू लेप्लास, साउंड ट्रेवल एडियाबैटिकली। लेप्लास, साउंड ट्रेवल एडियाबैटिकली। साउंड ट्रेवल एडियाबैटिकली। अब साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? साउंड का स्पीड कैलकुलेट करने का जो जनरल फॉर्मूला है उसको अपन लिखते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो। बीटा बाय रो। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये सवाल आ सकता है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन किसके ऊपर? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो क्या है? डेंसिटी है किसका? मीडियम का डेंसिटी है। रो इज अ डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब अकॉर्डिंग टू लेप्लास साउंड ट्रेवल एडियाबैटिकली। ये जो बीटा है, व्हाट इज बीटा? बीटा इज अ बल्क मॉडुलस। बीटा इज अ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा इज अ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये किसका डेंसिटी है? मीडियम का डेंसिटी है। मीडियम का डेंसिटी है, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं बीटा। जब एडियाबैटिक के लिए देखते हैं हम, अगर लेप्लास के हिसाब से जाए तो बीटा एडियाबैटिक जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बीटा होता है वो होता है ग्यामा टाइम्स पी। एडियाबैटिक प्रोसेस का बीटा क्या होता है? ग्यामा टाइम्स पी। आइसोथर्मल प्रोसेस का बीटा क्या होता है? बीटा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज पी विच इज प्रेशर। ग्यामा इज अ, ग्यामा क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू प्रेशर। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या बना? V इज इक्वल टू, बीटा किसके इक्वल होता है न्यूटन के हिसाब से? P। तो बीटा
आइसोथर्मल अपॉन डेंसिटी, बीटा आइसोथर्मल अपॉन डेंसिटी विच इज इक्वल टू पी बाय रो। ये न्यूटन ने दिया हुआ फॉर्मूला है। ये किसने फॉर्मूला दिया? न्यूटन ने दिया। लेकिन इस फॉर्मूले से जब हमने साउंड की स्पीड कैलकुलेट की तो आती है 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 332 के आसपास होता है। तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, लेकिन अपने दिमाग में होना चाहिए न्यूटन ने क्या बताया कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, आइसोथर्मली, और ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे जब तक बोला ना जाए कि साउंड ट्रेवल आइसोथर्मली। आप अज्यूम करो, बराबर। अगर नहीं बोला गया है तो अपन बाय डिफॉल्ट लैप्लास से जाएंगे, ये रिजल्ट एकदम सही आता है लैप्लास से। तो लैप्लास के हिसाब से क्या होगा? बीटा क्या लिखेंगे अपन यहाँ? एडियाबैटिक, बीटा एडियाबैटिक। ये केस में रिजल्ट क्या आएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्यामा पी बाय रो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्यामा पी बाय रो। तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। व्हाट इज रो? रो इज अ डेंसिटी, रो इज अ डेंसिटी। अब ग्यामा कैसे कैलकुलेट करना है, इस बात पे बात करते हैं। देखो, एक तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला अपने को मिल गया, ग्यामा पी बाय रो। हम पी बाय रो को क्या लिख सकते हैं? पी बाय रो कैन बी रिटन एज आर टी बाय एम। पी बाय रो क्या होता है? आर टी बाय एम होता है। पी बाय रो इज आर टी बाय एम। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा ग्यामा आर टी बाय एम, ग्यामा आर टी बाय एम। देखो, अभी ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ पी बाय रो आर टी बाय एम कैसे आ रहा है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो जो काम काम का चीज है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अपन मान के चलते कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो आपको पता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, चीजें कैप्चर करते चलना है अपने को, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है ग्यामा पी बाय रो। इसमें पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है मीडियम का, आर हमें पता ही है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास इन केजी, मॉलिक्यूलर मास इन केजी, मॉलिक्यूलर मास इन केजी रखना है, ये केजी में रखना है, ठीक है। अब इसमें ग्यामा कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्यामा कैलकुलेट करने के लिए ग्यामा क्या होता है? 1+2/f, या फिर आप लिखो इसको CP/CV, बराबर। अगर f लिख रहे हैं तो f इक्वल टू 3, f इक्वल टू 5 और f इक्वल टू 6। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखना है, मोनो एटॉमिक के लिए, ये डाई एटॉमिक गैस के लिए, और ये लिखना है पॉली एटॉमिक के लिए, एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक यानी हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल है। यहाँ O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, बराबर। CO2 को भी डायटॉमिक ही मानते, कभी CO2 भी दिख जाए तो। पॉली एटॉमिक हो गया, SO3 हो गया, बराबर, और फिर SO2 हो गया, ये सब पॉली एटॉमिक के एग्जाम्पल है। तो ये सब बातें दिमाग में रख के सबसे इंपॉर्टेंट है ग्यामा आर टी बाय एम, ये फॉर्मूला। यहाँ से ही अपन एक और बात कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, बराबर, जैसे ऐसे। यानी एक ऐसा रिलेशन है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये दिमाग में रखे। इसी में एक सवाल बनता है, ड्राई एयर या मॉइस्ट एयर, किसका स्पीड, कहाँ स्पीड ज्यादा होता है? तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा होता है कंपेयर टू ड्राई एयर। स्पीड कहाँ ज्यादा होता है? मॉइस्ट एयर में। किसके कंपेयर में? ड्राई एयर के कंपेरिजन में। अगर प्रेशर डबल कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट and pressure is double, pressure is double, अगर ऐसा कुछ लिखा है, then speed of sound remains same, then speed of sound remains same, remains same, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होगा। यही भी आता है बहुत बार सवाल की, प्रेशर को डबल कर दिया, हाफ कर दिया, 3 गुना कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगा? कांस्टेंट। अपन यहाँ दिमाग लगाते हैं, अगर प्रेशर डबल किया, इधर प्रेशर डबल किया तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये पी बाय रो है ना, प्रेशर डबल कर रहे तो डेंसिटी भी तो डबल होता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? डेंसिटी बढ़ता है। तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है। तो अपन यहाँ से नहीं बता सकते कि प्रेशर बढ़ाने या डेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, बराबर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है, बराबर। तो ये रिलेशन दिमाग में रखना है, v इज गामा आर टी बाय एम।
अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन में, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डबल, यस, ये पैरामीटर फिक्स कर दिया और प्रेशर डबल किया तो स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर से चेंज होगा। आप शायद समझ पा रहे, यहां से आप नहीं बता सकते कोई चीज डबल या हाफ कर रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बराबर ना। प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगा। अगर बोल दे डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डबल, तो सही बात है भाई, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। तो एक बात दिमाग में रखे, जब तक कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा एक लाइन लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट यानी स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है, तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूं। ये इधर अपन ने लिखा ही है, स्पीड ऑफ साउंड किसको ऊपर डिपेंड है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डबल, देन स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम, स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात दिमाग में रखे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसी में जो स्पीड ऑफ साउंड का एक और इक्वेशन होता है जो हम यूज करते हैं, v t डिग्री सेल्सियस, v एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री सेल्सियस, बराबर। ये क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो अगर आपको ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी दिमाग में रखो, ये भी एक तरीका है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का। अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में v एट 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या लेते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, ये दिमाग में रख के। एक सवाल है इसी पे, ऐसे आता है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, एट दिस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड है। एंड if temperature is 10 degree Celsius, then speed of sound is, ये पूछ लिया आपने को, बराबर। अब 0 डिग्री पे पता है 332 है, 10 डिग्री पे कितना होगा, तो आपको ये इक्वेशन दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से आप तुरंत कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन से भी हो सकता है, ये इधर गामा RT बाय m से, लेकिन यहाँ से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन, रूट के अंदर आपको टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, उससे बेहतर है आप यहाँ से कर लो। ये इक्वेशन तो वैलिड ही है ना 25 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ से लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा, v एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये इक्वेशन में 0 डिग्री पे कितना है 332, v एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 टाइम्स t, तो ये बनेगा 332 प्लस 0.61 इंटू 10, यानी आंसर आएगा 338.1 मीटर पर सेकेंड। ये दिमाग में रखे, v एट 10 डिग्री सेल्सियस, 0 पे इतना है तो 10 डिग्री पे इतना होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन कब तक यूज कर सकते हैं, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, जब तक टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रहेगा तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, ये इक्वेशन को यूज करने का, ये इक्वेशन भूलने का नहीं, ये बहुत काम का इक्वेशन है, ठीक है, साउंड के हिसाब से। v इज इक्वल टू गामा RT बाय m, ये सब बातें दिमाग में रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक और स्लाइड ऐड करते हैं। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमें क्लिक होना चाहिए और सही से पता रहना चाहिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड, या मान लो ये वेव की इक्वेशन है, इसमें एक और सवाल ऐसे भी बनता है, वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसे लिखा हुआ है, बराबर। तो यहाँ से स्पीड पूछता है, तो स्पीड हम, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से स्पीड कैसे बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x करने का, कोएफिशिएंट ऑफ t यानी ओमेगा हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी k हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन k, ये बात दिमाग में रखिए। व्हाट इज k, k क्या होता है, इधर k होता है वेव नंबर, व्हाट इज k, k इज अ वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय लैम्बडा, बराबर। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई f या 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t और 2 पाई f, ये दोनों ही लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का, बराबर। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं फेज, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज, दिस इज फेज, बराबर। बहुत बार क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछता है, तो जब भी फेज डिफरेंस पूछा रहेगा तो दो वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसका डिफरेंस निकालने का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है वो करेंगे अपन फेज डिफरेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ ध्यान देने का, यहाँ सेम टर्म होना चाहिए, साइन है तो साइन होना चाहिए, कॉस है तो
कॉस होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस बोलेगा तो भी आपको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। डेल्टा फाई इज व्हाट, 2 पाई अपॉन लैम्बडा टाइम्स डेल्टा एक्स, और दूसरा है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एक्स, ये पाथ डिफरेंस है, दिस इज पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। और ये क्या है, दिस इज टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, और पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का। व्हाट इज डेल्टा फाई इज अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोस्तों, ये सब फॉर्मूले आप दिमाग में रखो, डेफिनेटली यहां से ही क्वेश्चन आएगा, साउंड का क्वेश्चन आया तो फेज डिफरेंस बराबर। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, ये फॉर्मूला। टाइम डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालने का है, तो ये फॉर्मूला है। अगर वेव की इक्वेशन दी है तो स्पीड कैसे निकालने का, टी अपॉन एक्स करने का। अगर इक्वेशन नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो स्पीड कैसे निकालने का, यहां से निकालने का, ग्यामा आर टी बाय एम। ग्यामा डिपेंड करता है कौन से टाइप का गैस है। मोनो एटॉमिक के लिए ग्यामा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1+2/f, एफ की जगह 3 रखो। बहुत टाइम सीटी में दे देता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जो भी गैस है उसका ग्यामा दे देगा। अगर नहीं दिया है तो अपने को आना चाहिए बराबर। मोनो एटॉमिक गैस रहेगा मतलब सिंगल एटम है, डाई एटॉमिक यानी सीधा सीधा दिमाग में रखने का, 2 एटम। ये CO2 क्यों डायटोमिक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, उतना डिटेल में नहीं जाने का, बस एक दिमाग में रखने का, CO2 इज ऑल्सो डायटोमिक गैस। पॉलीएटॉमिक में ऐसा कुछ दिखेगा तो इतना सब डिटेल में नहीं जाता है। आपको ग्यामा ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं छोड़ने का रे दोस्त, यहाँ से ही करने का, समझ रहे हो। चलो तो ये ग्यामा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्यामा कैलकुलेट किया, यहाँ रखा बराबर। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते जाना है बराबर। अगर आपको वेव का इक्वेशन दिया है तो स्पीड कैसे फाइंड करते हैं साउंड का, वो अपन ने इधर देखा बराबर। यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन एक्स करने का, ये वेव का इक्वेशन है बराबर। अगर आपको टेम्परेचर दिया तो कैसे फाइंड करने का, यहां से फाइंड करने का, इधर से। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है तो कहां से करने का, तो अपने पास एक शॉर्टकट भी है, ये यहां से करने का, जो इधर लिखा, किधर गया रे, हाँ ये रहा, ये इक्वेशन यहां से करने का। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है तो आप सीधा यहां से करो। इधर टेम्परेचर किस में रखने का है, डिग्री सेल्सियस में, ये एक ही टेम्परेचर है, इसको किस में रखने का, डिग्री सेल्सियस में। इधर टेम्परेचर किस में रखने का, केल्विन में। ये टेम्परेचर किस में, केल्विन में, दिस इज इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। जहां भी कैपिटल टी लिखा है ना वो केल्विन में, जहां स्मॉल टी लिखा वो डिग्री सेल्सियस में, एकदम स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये अपन ने किया। अब इसी में आता है स्ट्रिंग ऑन वेव। वेव के मतलब जो वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग। अगर वेव किधर है, स्ट्रिंग के ऊपर है, वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर वेव है तो कैसा फाइंड करने का, वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर वेव दिया है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया, ये मान लो मास m अटैच है बराबर, तो इसमें टेंशन आएगा, इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा T बराबर। तो इस केस में अगर इस वेव के ऊपर, मतलब ये स्ट्रिंग के ऊपर वेव बन रहा है बराबर, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, √T/μ। व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग बराबर। ये दिमाग में रखिए। म्यू क्या है, म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज म्यू, म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये दे देता है कभी कभी, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ विच इज नथिंग बट मास अपॉन लेंथ। जैसे मान लो ये जो रस्सी है, रस्सी का मास, हाँ क्या, ये रस्सी का मास कितना है, ये स्ट्रिंग का मास है लेट्स से 10 kg, इसका लेंथ है 10 मीटर, मास 10 kg और लेंथ 10 मीटर, तो म्यू कितना हो गया, m/l, 10/10। मास अगर 10 kg, लेंथ 5 मीटर, तो m कितना हो जाएगा, 10/5, तो कितना आएगा 2। तो ये रख देने का इधर। इसी को और अपन सॉल्व कर सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ लेंथ चले गया, तो म्यू कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट लेंथ, आइदर रिटन एज m/l और इट कैन बी रिटन एज रो इंटू ए। ये भी दिमाग में रखो दोस्तों, ठीक है। इधर रख देंगे अपन इसको टी रो इंटू ए। तो ये सब बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, इन्हीं सभी से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर √T/μ। म्यू कैसे फाइंड करते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया,
एक ये तरीका हो गया। दूसरा मास दिया है तो मास अपॉन लेंथ कर देने का। किसका मास? मास ऑफ स्ट्रिंग। दिस इज मास ऑफ स्ट्रिंग, ये अटैच मास नहीं, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग। टी क्या है? टी इज अ टेंशन, टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो ये बात भी दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। देखो कैसे कैसे वेलोसिटी फाइंड करने का। वेलोसिटी फाइंड करने का पहला फॉर्मूला देखा अपन ने, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी बाय एम, बराबर। फिर देखा अपन ने एक और फॉर्मूला ये वाला, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर इक्वेशन दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करने का। अगर इक्वेशन नहीं दिया है, टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है, तो इधर से सॉल्व करने का। ये सब तरीके क्या फाइंड करने के? वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करने के तरीके, ये दिमाग में रखें। और ये थियरी के पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए कि क्या चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा ये वाला बात, साउंड मैकेनिकल वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, किधर स्पीड ज्यादा होता है। तो ये सब दिमाग में रखने का, भूलते नहीं जाने का। इसलिए बार बार बता रहा हूँ, बार बार। अभी टाइम नहीं है, तुम फिर घर पे जाओ रिवाइज करो। जो है इधर ही सीखते जाने का, दिमाग में रजिस्टर करते जाने का। वी का फॉर्मूला न्यूटन ने बोला आइसोथर्मली ट्रेवल करता है, पी बाय रो बोला न्यूटन ने। ये गलत हो गया न्यूटन का बात, क्योंकि प्रैक्टिकली ये मैच नहीं कर पाया। तो फिर लेप्लास आया, उसने करेक्ट करके बोला नहीं भाई, बीटा एडियाबैटिक नहीं, हाँ बीटा एडियाबैटिक है, बीटा आइसोथर्मल नहीं लेना है अपने को। मतलब साउंड आइसोथर्मली ट्रेवल नहीं होता है, साउंड कैसे ट्रेवल होता है? एडियाबैटिकली। फिर उस पर बात किया अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब दिमाग में रखना है आपको। अपन इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। ये सब बातें भूल नहीं जाने का, भूला तो फिर खत्म, ठीक है। आओ देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे, अपन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखो इसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको समझाते आ रहा हूँ क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो जो गिवन डेटा है वो लिखते आऊंगा। अगर इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ इसके ऊपर बात कर दे। दो मोनो एटॉमिक गैस है, दो मोनो एटॉमिक गैस है, बराबर। दोनों का मॉलिक्यूलर मास है वो है m1 और m2। दो मोनो एटॉमिक गैस है, एक है p जिसका मॉलिक्यूलर मास है m1, दूसरा मोनो एटॉमिक गैस है q जिसका मॉलिक्यूलर मास है m2। ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास है m1 और m2। दोनों सेम टेम्परेचर है, बोथ गैस आर एट सेम टेम्परेचर। ये गैस p हो गया, ये गैस q हो गया। दोनों गैस क्या है? एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे, लेकिन दोनों गैस क्या है? अलग अलग है, एक पी है एक क्यू है। तो उनके वेलोसिटी का रेशियो बताने का है हमें। क्या बताना है? फाइंड, दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे, हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्यू, और स्पीड ऑफ साउंड इन पी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन क्यू। ये कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बहुत सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अंडर रूट गैमा आर टी बाय एम, बराबर, यही फॉर्मूला था। अब इसमें क्या बोला है? टेम्परेचर सेम है, गैमा बोला है दोनों मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। दोनों मोनो एटॉमिक गैस है तो गैमा सेम हो गया, आर भी सेम है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, बोथ आर मोनो एटॉमिक गैस। तो V इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? V फॉर P, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू गैमा, गैमा तो कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, मॉलिक्यूलर मास को प्रोपोर्शनल रहेगा। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, Vp अपॉन Vq। क्या हो जाएगा? P का मॉलिक्यूलर मास क्या है? m1, तो ये इनवर्स रिलेशन में है, तो m1 और ये m2। चार ऑप्शन दिए, उसमें से ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बराबर। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर दिया है कि दो गैसेस है, दोनों मोनो एटॉमिक है, बोथ गैसेस आर मोनो एटॉमिक, ये बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों का गैमा सेम है। मोनो एटॉमिक बोल रहा है मतलब क्या सेम है? गैमा सेम है। बोथ गैसेस है सेम गैमा, मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया दोनों का गैमा सेम हो गया। गैमा ऑफ पी इज इक्वल टू गैमा ऑफ क्यू। उसके बाद क्या बोला है? दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो टी सेम हो गया। आर तो वैसे ही सेम होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। टिक मारने का, आगे बढ़ने का। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लो एक गैस है हीलियम, बराबर, और दूसरा है, दो गैसेस है हीलियम एंड N2। ये दो गैस है हीलियम और N2। आपको क्या निकालना है? बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, बोथ गैस आर एट सेम टेम्परेचर। दो गैस है, एक गैस है हीलियम, दूसरा गैस है N2, हीलियम और N2।
बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, दोनों किधर है, सेम टेम्परेचर पे, दोनों सेम टेम्परेचर पे। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों के वेलोसिटी का रेशियो, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। फाइंड Vp अपॉन V हीलियम अपॉन VN2, वेलोसिटी इन हीलियम अपॉन वेलोसिटी इन N2। समझ रहे क्वेश्चन, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, दो गैस दिया है, आपको ये वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अपन इसमें आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, तो ग्यामा कैलकुलेट करेंगे। ग्यामा हीलियम क्या होता है, 1+2/F, एफ कितना था, 3 था हीलियम मोनो एटॉमिक के लिए। और ग्यामा N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1+2/5 डाई एटॉमिक है, तो यहाँ से क्या बना, इट इज 5/3, और ये क्या बना 5+2 7/5। मॉलिक्यूलर मास हीलियम का और मॉलिक्यूलर मास N2 का ये होता है 4, ये होता है 18, बराबर। ये आपको याद होने चाहिए 4 और 18। आओ ये वैल्यू इधर रखते, नहीं ये कितना 14, यानी ये 28 हो जाएगा, 4 और 28, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 28 हो गया। ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है, केमिस्ट्री में बार बार अपन ये पढ़ चुके हैं। तो इसका रेशियो लेते हैं, वी वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ग्यामा आर टी बाय एम, ग्यामा आर टी बाय एम। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो रेशियो लेंगे तो चले जाएगा, आर भी चले जाएगा। तो ये वाले केस में v इज प्रोपोर्शनल टू ग्यामा अपॉन एम, v किसको प्रोपोर्शनल है, ग्यामा अपॉन एम, क्योंकि आर सेम है और टी सेम है दोनों गैसेस के लिए। तो जब हम रेशियो लेंगे v हीलियम अपॉन v N2, तो ये क्या बनेगा, ग्यामा हीलियम अपॉन एम हीलियम इंटू ग्यामा N2 अपॉन एम N2, ठीक है। दोनों का वैल्यू रखते और अपना आंसर आ जाएगा। वैल्यू हमें पता ही है, ग्यामा हीलियम 5/3 है और ये हो गया कितना 4, और यहाँ ये दे रखा है 28 एंड दिस इज 5/7, सॉरी 7/5, ये कितना है 7/5, दिस इज 7/5। ये क्या हो रहा है, चलो हाँ लिखते आ जाओ। ग्यामा हीलियम दिया है 5/3, ये दिया है 4, दिया है मतलब अपने को पता होना चाहिए, ये कितना है 28 और ये है 7/5। जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा 25/3 विच इज 5/√3, विच इज 5/√3। 7 4 28, 5 5 25, ये चले जाएगा ना, समझ पा रहे शायद आप, 25/√3। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करते रहना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा ग्रिप आएगा इसी के ऊपर, बाकी कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। इसी में अगला बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट का। तो डॉपलर इफेक्ट होता है, उसमें अपने को सीधा एक बात दिमाग में रखने का है, बराबर। डॉपलर इफेक्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू V प्लस माइनस VO, V प्लस माइनस VS इंटू F0, बराबर। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है, अगर कोई भी सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड के तरफ जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। और जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे, मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्जर्वर को जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे कम सुनाई देगा, और अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्जर्वर को जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा सुनाई देगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, ये फॉर्मूला है, इसी को अपन मॉडिफाई करेंगे अलग अलग केस में। जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सोर्स हो गया, बराबर। अपन हमेशा ऑब्जर्वर को ट्राई करेंगे लेफ्ट साइड ही बनाने का। तो अगर ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, और लेट्स से सोर्स इज एट रेस्ट, तो सोर्स रेस्ट पे तो 0 लिखेंगे, सोर्स इज एट रेस्ट मतलब सोर्स की वेलोसिटी 0 है। ये केस में ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, नाउ F क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, F इज अ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, F0 इज अ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये होती है एक्चुअल जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज अ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, बराबर। VO इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। VS इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड,
सॉरी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड, साउंड की स्पीड कितनी है और सोर्स की स्पीड कितनी है, वी एस रिप्रेजेंट सोर्स। अब देखो ये फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे हो रहा है, ये अपने को बारी बारी समझते चलना है। अब ये केस में अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वर इसके तरफ जा रहा है ना, तो ऑब्जर्वर जब भी लेफ्ट में मूव होगा सीधा प्लस लिखने का, हमेशा ऑब्जर्वर को लेफ्ट साइड बनाओ पहले, तो ऑब्जर्वर को किधर बनाओ, लेफ्ट में। अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो प्लस लिखने का इधर, इधर क्या आएगा प्लस वी ओ। सोर्स रुका हुआ है तो डिनोमिनेटर में वी एस जीरो हो गया, तो क्या बच गया वी, विच इज एफ ओ। समझ रहे। अगर यही अपन दूसरा केस ले ले, ये फर्स्ट केस हो गया बराबर। अब इसी में दूसरा केस देखो, दूसरा क्या हो सकता है, बहुत सारे केस बन सकते हैं, बस अपने को फॉर्मूला समझ लेना है। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, मान लो सोर्स इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो वी ओ जीरो हो गया, तो एफ क्या लिखेंगे, इधर आ रहा है ना, इधर आएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, ये नेगेटिव, और अगर कोई चीज इधर मूव हो रहा है तो पॉजिटिव। हमेशा दिमाग में रखने का, ऑब्जर्वर को किधर बनाने का, लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर को लेफ्ट बनाने का, इसको राइट में बनाने का, किसको, सोर्स को। ऑब्जर्वर लेफ्ट में, सोर्स राइट में। अगर इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस, बराबर ना, इधर जा रहा है तो प्लस, इधर आ रहा है तो माइनस लिखने का। अब ये सोर्स इधर आ रहा है ना, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, तो वी ओ जीरो, ये इधर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, वी माइनस वी एस विच इज एफ ओ। आप समझ रहे, इस तरीके से आप किसी भी केस का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखने का। चलो एक और केस ले लेते, थर्ड। अगर दोनों मोशन में, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स इधर जा रहा है, इसको पढ़ते कैसे, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये केस में फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू वी, उधर जा रहे हैं ना दोनों, उधर जा रहे हैं तो प्लस लिखने का, जैसा नॉर्मल साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस वी एस। ये जुगाड़ है, तो इसको दिमाग में रखने का, एफ ओ, वी प्लस वी ओ, वी प्लस वी एस। अब बताओ दोनों अगर इधर जाते तो, मतलब ऑब्जर्वर भी इधर आ रहा है, सोर्स भी इधर, तो दोनों जगह माइनस आता, तो ये साइड जाएगा तो प्लस साइन लिखने का, ये साइड आएगा तो माइनस साइन लिखने का। ये लिखते वक्त हमेशा दिमाग में रखने का, ऑब्जर्वर को बनाओ लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, सोर्स राइट साइड में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ये अगर दिमाग में रख रहे हो, ठीक है, इसको दिमाग में रखने का, इसमें कौन सा चीज क्या है, और दूसरा ये साइन कन्वेंशन, ऑब्जर्वर को लेफ्ट में बनाने का और सोर्स को बनाने का राइट में। ऑब्जर्वर लेफ्ट में होना चाहिए, सोर्स राइट में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करते। चलो ये शायद आपने लिख लिया रहेगा, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, साथ में लिखते रहोगे तो ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो इसी में क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें क्या बोला है, इसको कोई अच्छा क्वेश्चन लेते, चलो ठीक है, इसमें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये मान लो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर मूव हो रहा है एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और ये सोर्स रुका हुआ है, सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स किधर है, रेस्ट पे, तो वी एस क्या हो गया, जीरो हो गया। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है लेट्स से, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 50 हर्ट्ज, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड अ सोर्स, observer is moving toward a stationary source with the velocity of 10 meter per second, and actual frequency of source is 50 hertz, and the frequency of frequency apparent frequency calculate करना है, the frequency heard by the observer is। तो solution लिखते हैं, वही लॉजिक, f is equal to v वी ओ वी एस, ऐसे ही लिखते हैं अपन, इंटू एफ ओ। अब प्लस माइनस क्या आएगा, अब वी एस रुका हुआ है ना, तो ये तो वैल्यू जीरो हो गया। अब ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको लिखने का प्लस, तो हो गया। अभी v कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज लेट्स से 330 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ 330 लिखेंगे प्लस 10, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, 10 है,
अपॉन 330 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, f का वैल्यू मिल जाएगा। सो f बिकम 340 अपॉन 330, 340 अपॉन 330 इंटू 50। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, f का वैल्यू मिल जाएगा इन हर्ट्स। बराबर, कैलकुलेशन करो और कमेंट में आंसर लिखो इसका क्या आना चाहिए। चलो, शायद ये समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर अगर ये साइड जा रहा है, ऑब्जर्वर या सोर्स अगर इधर जा रहे तो फॉर्मूले में प्लस लिखने का, अगर ये साइड आ रहे तो माइनस लिखने का। ये दिमाग में रखना है, जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको अपन क्या लेते थे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसी हिसाब से ये सब में दिमाग में रखने का। ऑब्जर्वर हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, सोर्स हमेशा राइट में होना चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे मान लो वेव का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है लेट्स से 0.2 साइन 3t माइनस 5x, ये आपको इक्वेशन दिया है बराबर। y इज इक्वल टू 0.23t माइनस 5x। पहले देख के बताओ ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी इधर माइनस रहेगा मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर इधर प्लस रहेगा तो वेव नेगेटिव में जा रहा है। माइनस रहेगा तो पॉजिटिव में वेव ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव रहेगा तो प्लस में ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव। माइनस रहेगा तो वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। किधर, इधर। इधर अगर माइनस है और इधर अगर प्लस है, माइनस है तो वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स, ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स, प्लस है तो नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करेगा। बराबर, इधर अगर माइनस है तो वेव पॉजिटिव एक्स में जाएगा, प्लस है तो यहाँ से वेव कहाँ जाएगा, नेगेटिव एक्स में। तो अभी अपना ये वेव किधर जा रहा है, दिस वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स, क्योंकि माइनस है ना। अगर मैं एक और वेव का इक्वेशन लिखूँ तो ऐसे ही मान लो 0.2 cos 3t प्लस 10x, ये वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स में। इधर प्लस है तो नेगेटिव एक्स में जाएगा। ठीक है, तो चलो, एक तो सवाल ये बनता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं। दूसरा, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड इज 0.2। ये वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 0.2। तो यही सब छोटा मोटा चीज पूछ लेता है, तो आप बारी बारी सॉल्व करते हैं, अपन इसको डी कोड करते हैं। तो सबसे पहला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल इक्वेशन है बराबर। इधर माइनस है मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। तो पहला बात अपने को पता चल रहा है, पॉजिटिव एक्स में वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स। दूसरा, वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 0.2। ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 3। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी बराबर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। ये एक तरीका हो गया। फिर उसी में आप k भी निकाल सकते हैं। k कितना दे रखा है, 5। जो भी x के साथ रहेगा वो k रहेगा, तो k से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 5। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5। तो ये बातें दिमाग में रखें। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है, पहले तो वेव का डायरेक्शन मिल सकता है, दूसरा एम्पलीट्यूड पता चल सकता है, तीसरा हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। वेवलेंथ निकाला, टाइम पीरियड निकाला। अब आप वेव का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेव का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, 3, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5। इधर माइनस नहीं रखने का, साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर रखने का। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5। तो ये क्या आ गया, 3/5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इक्वेशन दे देगा, वेव का डायरेक्शन पूछेगा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेलोसिटी भी पूछ सकता है यहाँ से। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है जो स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करता है। जैसे मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 5 साइन 5t प्लस 10x, ये वेव दे रखा है बराबर। और आपको म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू लेट्स से म्यू दे रखा है 2 kg पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, 2 kg पर मीटर। बहुत हैवी रोप है, बहुत स्ट्रिंग है। आपको फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ रहे,
आपको वेव का इक्वेशन दिया है, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। म्यू दे रखा है, v अपन निकाल सकते हैं, म्यू दे रखा है, v निकाल सकते हैं, टेंशन मिल जाएगा। तो आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय म्यू। सो व्हाट इज टी? टी इज v स्क्वायर इंटू म्यू। सब्सटीट्यूट करो, v कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। v क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से v मिल जाएगा, t का कोएफिशिएंट कितना है 5, x का कोएफिशिएंट कितना है 10, तो ये कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में टेंशन पूछा है, तो 0.5 रखेंगे इधर, उसका स्क्वायर करेंगे। म्यू दे रखा है, म्यू इज 2, म्यू कितना दिया है 2 दिया है। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, उसका स्क्वायर इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा 0.5 न्यूटन। ये क्या आ गया 1/2 है ना, तो एक 2 से एक 2 जाएगा, एक 2 बच जाएगा, तो 1/2 इज 0.5 न्यूटन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आप बहुत अच्छा ग्रिप आपको होना जरूरी है। या तो डॉपलर इफेक्ट पे आ जाएगा, तो डॉपलर इफेक्ट का मैंने फॉर्मूला बता दिया आप कैसे बना सकते हैं। अगर ये साइड जा रहा है पॉजिटिव एक्स में तो प्लस लिखने का, नेगेटिव एक्स में आ रहा है तो माइनस लिखने का, जो अपन ने यहाँ फॉर्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू ये रहा, इसको दिमाग में रखने का। अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो प्लस लिखने का इधर, ऑब्जर्वर अगर इधर आ रहा है तो इधर माइनस लिखने का। अगर सोर्स इधर आ रहा है तो माइनस, सोर्स उधर जा रहा है तो प्लस। तो कहने का मतलब क्या, मान लो आपने इधर से स्टार्ट किया, इधर मोशन हो रहा है तो प्लस लिखने का, इधर हो रहा है तो माइनस लिखने का, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो आप, ये प्लस माइनस लिखते वक्त हमेशा ऑब्जर्वर को किधर बनाने का, लेफ्ट में, और सोर्स को राइट में। मैंने यहाँ लिख दिया है ऐसा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिए। एफओ क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। फिर इसी में आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको वेव दे रखा है ऐसा, तो एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम, मतलब इसमें से आपको ओमेगा पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो ये सब आना चाहिए, ठीक है। आओ इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी में फेज डिफरेंस पूछता है, फेज डिफरेंस, क्योंकि एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है अपन ने। लेट्स से इफ टाइम डिफरेंस, इफ टाइम डिफरेंस is 0.01 second and frequency is 50 hertz, then phase difference is तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, अपने को टाइम डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, टाइम डिफरेंस। ये क्या है, दिस इज डेल्टा टी, ये दे रखा है आपको डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस दे रखा है। दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया है, और आपको क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के रिलेशन के लिए, 2π/t डेल्टा टी। डेल्टा टी पता है 0.01, कैपिटल टी कैसे मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पता है ना। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50, फ्रीक्वेंसी की जगह लिखे 50, तो ये बनेगा आपका 0.02 सेकेंड। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड इधर रखेंगे तो आपको डेल्टा फाइव मिलेगा। डेल्टा फाइव इज 2π/0.02 इंटू 0.01। तो यहाँ से आंसर बनेगा 1 बचा, ये 2 जाएगा तो पाई बचेगा, पाई। डेल्टा फाइव इज पाई रेडियन। अगर फेज डिफरेंस दिया है तो आपको टाइम डिफरेंस निकालने आना चाहिए। ये इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। उल्टा भी हो सकता है, आपको पाथ डिफरेंस दे देगा। क्या दे देगा, पाथ डिफरेंस दे देगा और फेज डिफरेंस पूछेगा। जैसे यहाँ टाइम डिफरेंस दिया था, फेज डिफरेंस पूछा, तो पाथ डिफरेंस दिया और फेज डिफरेंस तो आना चाहिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। लाओ अभी एक क्वेश्चन बना देते। इफ पाथ डिफरेंस इज λ/5, then phase difference is बराबर। पाथ डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एक्स ये गिवन है आपको, डेल्टा एक्स गिवन है। आओ सॉल्यूशन लिखते हैं। लैम्बडा इज वेवलेंथ, ठीक है, लैम्बडा क्या है, उसमें वेवलेंथ है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ टाइम्स डेल्टा एक्स होता है।
तो 2 पाई एज इट इज, लैम्बडा एज इट इज, डेल्टा एक्स दे रखा है अपने को लैम्बडा अपॉन फाइव, लैम्बडा अपॉन फाइव बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्बडा से लैम्बडा चले गए, 2 पाई अपॉन फाइव, इतना आएगा रेडियन। दिस इज व्हाट डेल्टा फाइव। अगर पाथ डिफरेंस दिया है तो फेस डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन, फेस डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब मैं बता चुका हूँ। वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर से फाइंड कर सकते हैं आप वेलोसिटी, वेव की इक्वेशन दी है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी अपन ने सम देखा कि वेलोसिटी निकाल लेंगे फिर टेंशन निकाल लेंगे। म्यू को लिखने का एक और तरीका है डेंसिटी इनटू एरिया, म्यू कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो ये सब बातें दिमाग में रखे, जैसे मैंने यहाँ एकदम स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, आप ये अच्छे से लिख ले, म्यू इज डेंसिटी इनटू एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो मैं ज़्यादातर बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप देखो, रिवाइज करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है डेफिनेटली बता रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा, कुछ अलग नहीं आता, हर साल पढ़ा रहे, हर साल आता है। तो आप ये बहुत अच्छे से करके जाए, जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप मेहनत करते रहे, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो।